Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midda. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर्स, द करंट जीके ऑफ फोर्थ वीक ऑफ जनवरी 2021. 24th ऑफ जनवरी 2021 से लेके 30th जनवरी 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जीके न्यूज़ को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं, अगर आपको उनमें कोई डाउट आता है तो आप उस क्लास के नीचे मेंशन कर सकते हो. कोई भी अपना जो डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हो. बेसिकली हर क्लास के नीचे एक कॉलम दिया होता है दैट इज़ लेट्स डिस्कस. तो वहाँ पे आप कुछ भी अपना कमेंट पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हो. हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ अटैच मिलता है. ठीक है, हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ अटैच मिलता है. आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के हमारे कोर्स पेज पे जाइए. वहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर स्पेसिफिक कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको पीडीएफ भी मिलेगा एंड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए. वीकली क्विजेज आपको दिए जाएंगे. तो बेसिकली लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे पोर्टल पे जाइए, कोर्सेज को रिव्यू करिए एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ बाय इट. तो करंट जीके दैट इज 24th ऑफ जनवरी 2021 टू 30th ऑफ जनवरी 2021. तो आज की क्लास में थोड़ी सी न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं है करंट जीके के अंदर, बिकॉज मिसलेनियस जीके एंड इकोनॉमिक जीके के अंदर अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है. ठीक है, बहुत सारा न्यूज़ मिलने वाला है. एंड मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, बजट आने वाला है, तो इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बढ़ते आज करंट जीके की तरफ. स्टार्ट करते हैं द करंट अफेयर्स, द करंट जीके ऑफ 24th ऑफ जनवरी टू 30th ऑफ जनवरी 2021. चलिए, सबसे पहले देखिए 23rd ऑफ जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है, 23rd ऑफ जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी थी. तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या कर दिया कि जो हमारी एक ट्रेन है दैट इज हावड़ा कालका एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस. तो ये हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस जो है, ये हावड़ा दैट इज इन वेस्ट बंगाल. हावड़ा कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है. ठीक है, हावड़ा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है. और दैट इज इन कालका. कालका कहाँ पे है? हरियाणा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में. तो एक ट्रेन है दैट इज हावड़ा कालका मेल, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 32 से 33 घंटे में. ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल से लेके हरियाणा तक जाती है. हावड़ा से लेके कालका तक मेल एक्सप्रेस जाती है. लगभग 150 सालों से ये ट्रेन चलती जा रही है. ठीक है, 1866 में इसकी शुरुआत हुई थी और 150 सालों से ये ट्रेन भारत के अंदर चल रही है. ठीक है, लगभग 33 घंटे लेती है. 1700 से 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ये कवर करती है. अप्रोक्सीमेट 1772 ऐसा डिस्टेंस है जो ये कवर करती है. तो इंडियन रेलवे की ये हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदल के रख दिया गया नेताजी एक्सप्रेस. नेताजी एक्सप्रेस दैट इज टू ऑनर द नेताजी सुभाष चंद्र बोस. उनको कोमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रेन का नाम बदल के उनके नाम के ऊपर रख दिया गया. अब हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस को हम बोलेंगे नेताजी एक्सप्रेस. नेताजी एक्सप्रेस. तो 150 सालों की इस ट्रेन की हिस्ट्री में अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस. नेताजी एक्सप्रेस. और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है? हावड़ा जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है और कालका जो कि हरियाणा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेन चलती है वाया दिल्ली. तो भारतीय रेलवे ने इसका नाम बदल दिया. भारतीय रेलवे ने इसका नाम बदल दिया. इंडियन रेलवे की मैं बात करूं तो इंडियन रेलवे को बेसिकली हमारा जो रेल सिस्टम है, रेल सिस्टम को ऑपरेट करता है रेलवे बोर्ड. रेलवे बोर्ड. रेलवे बोर्ड के हमारे जो चेयरमैन हैं वो अभी नियुक्त किए गए हैं इसी महीने. इनका नाम है सुनीत शर्मा. सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. पहले वीके यादव जी थे, वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पे सुनीत शर्मा जी अब नए बने हैं. सुनीत शर्मा. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि भारत ने एमओयू साइन किया, पार्टनरशिप साइन करी. किसके साथ? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ भारत ने पार्टनरशिप साइन करी. अब मैं इंटरनेशनल एनर्जी के साथ साइन करी इस भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में या फिर एमओयू के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, तो दुनिया भर में
एनर्जी को लेके जो बॉडी काम करती है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो उसी के चलते हुए भारत ने इसके साथ पार्टनरशिप साइन करी है कि भारत की हेल्प करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सहायता से भारतवर्ष में एनर्जी सेक्टर को और ग्रोथ पे लेके जाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छे लेवल पे बढ़ाने के लिए इस बॉडी का सहारा लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर स्टेबिलिटी लेके आने के लिए भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और भारत एक दूसरे के साथ काम करेंगे, भारत सरकार और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो दुनिया भर में एनर्जी को लेके जो बॉडी वर्क करती है दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर। 30 मेंबर हैं इसके। एंड ये कब बनी थी? 1974 में। 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था। बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता वो रहता है हेडक्वार्टर का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर्स को लेके जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज निकली हुई है। तो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हेडक्वार्टर को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अदर बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स, या फिर मैं बात करूँ ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स में भी ये हेडक्वार्टर वाली ऑप्शन जो होती है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। तो हेडक्वार्टर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज इन पेरिस फ्रांस। पढ़ते हैं आगे। कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो, कोई भी डाउट है तो। नेक्स्ट हमारे पास है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट। देखिए हमारे जो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने हमारा जो ये 2021 वर्ष चल रहा है, जो भी स्टार्ट हुआ है जनवरी से, तो इस 2021 वर्ष को प्रकाश जावड़ेकर जी ने डिक्लेयर कर दिया एज अ ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने में, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 2021 से लेकर 2022 तक ये ईयर जो है इंडो फ्रेंच ईयर डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके अंदर जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट एक्शन। देखिए क्लाइमेट चेंज को लेके पहले ही भारत और फ्रांस काम करते आ रहे हैं, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट समिट हो, ठीक है, या फिर हम बात करना चाहूँ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो, एंड या फिर हम बात करना चाहें इंटरनेशनल सोलर एजेंसी हो, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं फ्रांस या पेरिस से ही रिलेटेड है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का हेडक्वार्टर भारत में, बट इसका फाउंडेशन तो वहीं पे हुआ था पेरिस फ्रांस में COP15 के चलते हुए, ठीक है। तो दैट इज COP21 के चलते हुए, सॉरी। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। बेसिकली 5 मेन थीम्स यहाँ पे चर्चा की गई, ठीक है, कि 5 मेन थीम्स रहने वाली है। कौन कौन सी 5 मेन थीम्स रहेगी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो इन मेन मोटिव्स की हम बात करते हुए भारत और फ्रांस के बीच में ये 2021 ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज 2021। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे चर्चा करते हैं। फ्रांस की मैं बात करूं तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, एंड फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है जीन कास्टेक्स, ठीक है, जीन कास्टेक्स, फ्रांस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रांस के बाद जापान की बात करें तो भारत और जापान के बीच में 5वां एक्ट ईस्ट फोरम, ठीक है, एक्ट ईस्ट फोरम को लेके भारत और जापान के बीच में 5वीं मीटिंग हुई। 5वीं मीटिंग भारत और जापान के बीच में अभी ऑर्गेनाइज की गई। बेसिकली हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी दैट इज भारत को अपने जो ईस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई गई, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई गई।
अब लुक ईस्ट पॉलिसी चलती गई। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या था कि भारत के जो ईस्टर्न कंट्रीज है, भारत को उनके साथ मित्रता बनानी चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। अब 2014-15 में मोदी सरकार ने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हमारे जो पड़ोसी देश है ना, इनके साथ सिर्फ मित्रता मत करो, क्या रिश्ता मत रखो, इनके पास साथ बिजनेस भी करो, ट्रेड भी करो, इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ और अच्छे रिलेशंस को गढ़ करो। तो उसी के चलते हुए मोदी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल के बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते हुए जापान जो है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जापान। अब भारत और जापान के बीच में ये एक्ट ईस्ट फोरम डिस्कस किया जाता है, मीटिंग होती है, जो कि 2017 से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। 2017 से इस इंडिया और जापान के बीच में हो रही एक्ट ईस्ट फोरम समिट के चलते हुए भारत और जापान भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन करते हैं। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये एक्ट ईस्ट फोरम में चर्चा की जाती है। ठीक है, और जापान यहाँ पे बात करता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की। और ये बेसिकली भारत का, तो भारत की तरफ से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, जिसके चलते हुए जापान इंपॉर्टेंट है और जापान के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थ्रू द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इसके लिए जापान के लिए भारत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें अच्छे लेवल पे सर्विसेज को पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो अभी तक ट्राइबल एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे, तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे है वो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचाने के लिए, सर्विसेज पहुँचाने के लिए, कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए, उनको बेसिकली भारतवर्ष से जोड़ने के लिए, यहाँ पर लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़कर आएँ, ठीक है, अपने हुनर को दिखाएँ। तो इसके लिए ये भारत और जापान के बीच में एक्ट ईस्ट फोरम पे चर्चा की गई। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री पहले शिंजो आबे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब जापान के नए प्रधानमंत्री है, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा, जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स बेसिकली यूएसए की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, यूएसए की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स। ठीक है, इसके जो सीईओ है एलन मस्क, सबने सुना होगा इनके बारे में। अब स्पेसएक्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ा। क्या? स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर दिया। स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर दिया। 143 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर दिया। अब देखिए, 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, और 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हुए स्पेसएक्स बन चुका है दुनिया भर में एक साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला टॉप रिकॉर्डर। ये जो रिकॉर्ड था पहले भारत का था, ये पहले भारत का था। 2017 में इंडिया ने, ठीक है, इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था बाय द PSLV, बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत ने ये लॉन्च किया था, ठीक है, 2017 के अंदर हमने इसको लॉन्च किया था। अब 2017 से भारत का ही रिकॉर्ड था, इसरो का ही रिकॉर्ड था कि 104 सैटेलाइट को, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने, एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड इंडिया के नाम पे था। बट ये सारी की सारी इंडिया की नहीं थी, ठीक है, इंडिया दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा था। अब उसी तरह से स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। इस 143 सैटेलाइट्स में से 133 सैटेलाइट्स जो थी वो प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट की मिलाकर थी। बाकी की जो 10 सैटेलाइट थी वो इसकी स्पेसएक्स की अपनी सैटेलाइट थी, ठीक है, दैट इज स्टारलिंक सैटेलाइट्स। वो इसकी 10 सैटेलाइट इनकी अपनी थी। बाकी की जो 133 थी वो यूएसए की सरकार, जापान की थी, फिनलैंड की थी, अदर कंट्रीज़ की, और अदर कंट्रीज़ की प्राइवेट स्पेस कंपनीज की या फिर सरकार की सैटेलाइट्स थी। बट इसमें 10 सिर्फ स्पेसएक्स की थी, बाकी 143 में से 133 अदर थी। अब भारत ने लॉन्च किया था PSLV के थ्रू, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। अब स्पेसएक्स के पास भी अपना ही एक लॉन्च व्हीकल है, दैट इज फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट। तो स्पेसएक्स ने इस फाल्कन 9 रॉकेट का सहारा लेते हुए 143 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और एक रिकॉर्ड बनाया, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रिकॉर्ड। बट ये सारी सैटेलाइट्स
स्पेसएक्स की नहीं थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? कोई डाउट किसी को होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो स्पेसएक्स ने इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, किसका? हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का, और भारत ने 2017 में रिकॉर्ड बनाया था, 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान बॉर्डर के ऊपर लगाया एक ऑपरेशन, चलाया एक ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा। तो देखिए अभी विंटर सीजन चल रहा है, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर काफ़ी ठंड रहती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ठंड रहती है, नॉर्थ में काफ़ी ठंड रहती है, नॉर्थ एरिया में काफ़ी ठंड रहती है। तो उसी के चलते हुए राजस्थान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया सर्द हवा। सर्द हवा तो बेसिकली विंटर सीजन में क्या रहता है कि यहाँ पर बहुत सारे फोग इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी धुंध रहती है, तो जिसके चलते हुए बहुत सारी विजिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस डिक्रीज विजिबिलिटी के चलते हुए, ठीक है, फॉग के चलते हुए सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया ताकि बेसिकली कोई भी घुसपैठ ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना घटे, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना ना घटे। तो सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया गया और इसके लिए यहाँ पर एक मिशन चलाया गया, दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा दैट इज इन जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और ऑपरेशन चलाया गया सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। क्योंकि देखिए जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो कभी ना कभार सरकार के मन में डर रहता है कि कोई ऐसी घटना ना घट जाए। टेररिज्म जो है, ठीक है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस टेररिज्म के चलते हुए कोई आतंकवादी जो है, कोई संगठन जो है वो ऐसी छेड़खानी ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसी के चलते हुए हमारी जो एजेंसीज हैं वो चौकन्नी रहती हैं। और यहाँ पर बीएसएफ ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया, बेसिकली 26 जनवरी था इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमफेक्स 21। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार में एक एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है, डेट इज कवच। तो कवच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एमफेक्स 21, ठीक है। तो एक ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस बोलने का मतलब क्या है? एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी, तीनों फोर्सेस ने मिलकर यहाँ पर एमफेक्स 21 एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। एमफेक्स 21 एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे? अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। तो एयरफोर्स ने भी अपनी स्किल्स दिखाई, नेवी ने भी अपनी स्किल्स दिखाई, एंड हमारे जवानों ने, आर्मी ने भी अपनी स्किल्स दिखाई, और कवच एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के अंदर कंडक्ट करवाएंगी। चलिए बेसिकली एक्सरसाइजेस के थ्रू हम एक स्किल्स को शेयर किया जाता है, स्किल्स को बढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें यहाँ पर हमारे जवान अपने आप को, मतलब अपनी पावर्स को प्रैक्टिसाइज करते हैं, शो कास्ट करते हैं या फिर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो एमफेक्स 21 यहाँ पे कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? अंडमान निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसके अंदर 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स लग गए, ठीक है, जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं उसकी लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए। देखिए सरकार ने, ठीक है, अब डिफेंस की मैं बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर को भारतवर्ष में बढ़ाया जा रहा है और अच्छे लेवल पे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बुंदेलखंड के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन की जा रही है और भारत को एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना चाहती है सरकार, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट हब, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। और उसी के साथ साथ जो बेसिकली हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं उनके लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे अब बना दिए गए। एक एक्सप्रेसवे पहले से था, दैट इज़ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, वो पहले से था। अब यहाँ पे एक और एक्सप्रेसवे बनाया गया, दैट इज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो 3300 मीटर लंबा एक एयर स्ट्रिप यहाँ पे बना दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप के साथ यूपी भारत का पहला राज्य बना जिसके अंदर 2 एक्सप्रेसवे स्ट्रिप हो। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारे पास है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लद्दाख के साथ एमओयू साइन किया, लद्दाख के साथ एग्रीमेंट साइन किया। किस लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके, साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट को लेके। बेसिकली लद्दाख एरिया में, देखिए लद्दाख में अभी डेवलपमेंट की बहुत कमी है, ठीक है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बनाएगी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे लोगों को फर्दर सर्विसेज पहुँचाने के लिए, रिसोर्सेज पहुँचाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में सहायता करने के लिए, यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लद्दाख के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी सिक्योरिटी, उनको बचाना, ठीक है, क्रॉप्स को बेसिकली एग्रीकल्चर को वहाँ पे लेके जाना और बढ़ाना, और भी कई इनिशिएटिव यहाँ पर साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के भी और लद्दाख के बीच में साइन किए गए, ठीक है। तो बेसिकली प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है, मकसद सिर्फ इतना है कि साइंस एंड टेक की फील्ड को, बेसिकली जो लद्दाख है उसको टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमें आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, जिसके चलते हुए लद्दाख ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ एग्रीमेंट साइन किए। लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है राधाकृष्णा माथुर, आर के माथुर। तो बच्चों ये था हमारा बेसिकली द करंट जीके ऑफ 4th वीक ऑफ जनवरी 2021। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। न्यूज़ कम थी क्योंकि बेसिकली जो ज़्यादा न्यूज़ आने वाली हैं वो हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट है और इकोनॉमिक वाला पार्ट है, उसमें आएंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीकली हम 3 लेक्चर हमारे होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के वीकली हमारे 3 लेक्चर होते हैं, एक होता है मिसलेनियस जीके, एक होता है इकोनॉमिक जीके, एक होता है करंट जीके। बोथ ऑल 3 लेक्चर्स आर द पार्ट ऑफ करंट अफेयर, बस हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो आज हमने करंट जीके के टॉपिक्स को डिस्कस किया, मिसलेनियस जीके एंड इकोनॉमिक जीके अभी पेंडिंग है, तो उसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। तो उन न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए, अपने अपने कोर्स, जिस कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस कोर्स पे जाके उस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे अपडेट्स बेसिकली आपको मिलते रहें और प्रॉपर वे में आप करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि वी आर ट्राइंग द बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम अच्छे लेवल पे आप क्रैक कर पाओ, अच्छे लेवल पे करंट अफेयर्स आप स्कोर कर पाओ, करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। जैसे कि अभी कुछ एग्ज़ाम्स रीसेंट अभी कंडक्ट किए गए, अगर आप उनका सर्वे करोगे, आप उनको देखोगे, जैसे कि सैबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम था या फिर SBI PO का एग्ज़ाम था, तो उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमारे वीडियोस के थ्रू ही कवर किए गए। हमारे वीडियोस में वो मैं सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ जो इन एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, क्लास को ये समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।